नमस्कार दोस्तों, मैं मेमोरी गुरु नफीस खान स्वागत है आपका मेमोरी गुरु 1 2 3 4 चैनल पर। मैं नफीस खान 1 2 3 4 चैनल का नाम है। आप इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए यदि आपको पसंद आए तो। और आज हमारा हिंदी का पहला वीडियो है जिसमें हम हिंदी की परिभाषा बताएंगे। हिंदी की भाषा विषय, इसके बारे में भाषा के अंग कौन कौन से हैं, स्वर, व्यंजन, अयोगवाह, आघोष, सघोष, अल्पप्राण और महाप्राणों के बारे में अध्ययन करेंगे। उच्चारण स्थल क्या है। नेक्स्ट जब टॉपिक फिनिश होगा तो हमारा संधि। इस प्रकार आपको पूरा टॉपिक चैप्टर वाइज और नाम वाइज आपको मिलता रहेगा, इसलिए आप टेंशन मत लीजिए। आज का जो विषय है हमारा, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हिंदी। और हिंदी दोस्तों एक क्या है, भाषा विषय है, ये तो निश्चित है। और भाषा शब्द दो शब्दों के योग से बना है, भाष प्लस आ, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कहना। क्या होता है? कहना। ये एक धातु है, भाष धातु, भाष धन आ। ये तो निश्चित है कि प्रत्येक भाषा विषय को साहित्य कहा जाता है, कोई डाउट नहीं है, क्योंकि हिंदी साहित्य होता है, संस्कृत साहित्य होता है, इंग्लिश साहित्य होता है, और प्रत्येक भाषा विषय क्या कहा जाता है? साहित्य। और संस्कृत L1 L2 किसी भी लैंग्वेज में एक बार प्रश्न आया था कि व्याकरण किसे कहते हैं। दोस्तों क्या पूछा गया था? व्याकरण किसे कहते हैं। और एक बार ऐसा ही प्रश्न आया था, व्याकरण और वैयाकरण शब्द युग्म के रूप में अंतर क्या है। तो सबसे पहले सुनिए साहित्य। हमारे अलवर के प्रसिद्ध लोक देवता रहे हैं भर्तृहरि। शुद्ध लिखने का तरीका भर्तृ और हरि, कई बार वर्तनी की दृष्टि से पूछा भी गया है। तो भर्तृहरि ने साहित्य के संदर्भ में, वैसे तो नाथ साहित्य से संबंधित है, तो भर्तृहरि ने साहित्य के संदर्भ में कहा है कि साहित्य संगीत कला विहीन योन ना विहंते पुच्छ विहाड़ी पशु। अर्थात जिस व्यक्ति के जीवन में साहित्य, संगीत और कला तीनों में से कुछ भी नहीं है, वह बिना पूंछ का पशु माना जाता है। दोस्तों तो फिलहाल मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि साहित्य निश्चित है, प्रत्येक भाषा विषय को कहा जाता है। और व्याकरण किसे कहते हैं? साहित्य में जितने भी नियम आते हैं उन सभी को हम क्या कहते हैं? व्याकरण। साहित्य के नियमों का संग्रह कहलाता है व्याकरण, और उसे बनाने वाला बंदा कहलाता है वैयाकरण। साहित्य के नियमों का संग्रह है व्याकरण, और व्याकरण को बनाने वाला वैयाकरण। और भारत के ही नहीं अपितु पूरे विश्व के पहले वैयाकरण विद का नाम है यहाँ पर पाणिनि। आपने नाम तो सुना होगा। और पाणिनि ने एक पुस्तक लिखी थी अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी देखो, भाषा की परिभाषाएं रीड के लिए आती हैं, कभी कभी किसी एग्जाम में आ जाती हैं। परिभाषाएं बहुत सारे विद्वानों ने दी है, जिसका अध्ययन हम संपूर्ण रूप से, भाषा क्या है, भाषा का अर्थ क्या है, भाषा की परिभाषा क्या है, भाषा की विशेषताएं क्या है, भाषा के अंग क्या है, क्रम क्या है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, वो सारे मेथड में होंगे। फिलहाल यहाँ पर दो महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो किसी भी कॉम्पिटिशन में आ सकती हैं। अगर हम पाणिनि से पूछते हैं कि भाषा किसे कहते हैं, तो पाणिनि महोदय ने कहा है भाष्यते इति भाषा। भाष्यते इति भाषा, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कि जो कहा जाए वह भाषा है। क्या? कि जो कहा जाए वह भाषा है। अब सीधी सी बात है दोस्तों कि मान लीजिए नॉर्मल से तरीके से पूछे भाषा किसे कहते हैं, तो मेरा मानना यह है, और कई विद्वानों ने कहा है, विचारों का आदान प्रदान भाषा है। विचारों का आदान प्रदान भाषा है। और पाणिनि महोदय कहते हैं कि जो कहा गया है वह भाषा है। तो इसमें विचारों का आदान प्रदान में तो केवल कहा जा रहा है, सुना नहीं जा रहा। इसलिए आगे चलकर एक परिभाषा आई डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, इसमें चंद्रबिंदु नहीं आएगा, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। एक बार सीटेट में, केवीएस में किसी एग्जाम में आया था कि मनुष्य अपने विचारों का संप्रेषण, मनुष्य अपने विचारों का संप्रेषण, विचारों का संप्रेषण। वैसे मैं आपको बता दूं, संप्रेषण का शाब्दिक अर्थ होता है आदान प्रदान। मनुष्य अपने विचारों का संप्रेषण यानी आदान प्रदान करता है, भाषा कहलाती है। ये किसने कहा? भोलानाथ तिवारी ने। इसमें बस आपको ये वर्ड याद रखना है, संप्रेषण का। तो ये ध्यान रखना है, दोनों परिभाषाएं अभी तक 20 से 22 बार आ चुके हैं कॉम्पिटिशन में, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पाणिनि महोदय कहते हैं भाष्यते इति भाषा। देखो सीधा सा मैटर, संस्कृत का आदमी कह रहा है तो संस्कृत में बोलेगा भाष्यते इति भाषा। और ये भोला है बेचारा, तो भोला आदमी तो आदान प्रदान करता रहता है, मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। तो दोस्तों ये है भाषा की परिभाषाएं। फिर हम ये करते हैं, भाषा के जो विभिन्न अंग हैं उसमें ध्वनि है, वर्ण है, लेकिन हम सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। सबसे पहले स्वर, व्यंजन और ए योग वाह। ए योग वाह। देखो मान लीजिए सबसे पहले हम बात करते हैं, एक वर्ड लिखा मैंने कै,
क्या लिखा मैंने, कै। अगर इसमें से मैं स्वर निकाल लेता हूं ए, तो ये रह गया आधा कै, ठीक है। कै में से ए की ध्वनि निकाल ली तो ये रह गया आधा कै। ये तो निश्चित है, ये किसकी इकाई है, ये वर्ण के भेद है। और वर्ण किसे कहते हैं, कै। भाषा की लिखित सबसे छोटी इकाई, भाषा की लिखित सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है दोस्तों। अब वर्ण को कितने भागों में बांटा है, पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। अगर कोई पूछे वर्ण के भेद, वर्ण के भेद, तो ये ध्यान रखना निस्संदेह दो होंगे। DSSB 2014 PRT से आया हुआ प्रश्न है। वर्ण के भेद कितने हैं, दो, स्वर और व्यंजन। यानी कि एक वर्ण में कितनी ध्वनियां निकलती हैं, एक तो निकलती है स्वर की और एक निकलती है व्यंजन की। कै में ए भी आ रहा है तो कै भी आ रहा है, वर्ण के भेद। लेकिन ये क्या है, अयोगवाह। देखो दोस्तों, आपने सुना होगा अंग और एह, अंग और एह, ये दो ध्वनियां हैं। अंग, देखो अंग, और ये एह। इसमें से ए दिखने में तो स्वर है, लेकिन जब आप बोलोगे ना अंग, तो ये कैसा लगता है दोस्तों, व्यंजन। तो ये ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है दोस्तों। इसलिए ध्यान रखना, अगर वर्ण के भेद पूछे तो दो, कौन कौन से, स्वर और व्यंजन। लेकिन अगर आपसे पूछे वर्ण के कुल भेद, वर्ण के कुल भेद, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, कुल भेद। तो वर्ण के कुल भेद हो गए दोस्तों तीन, पहला स्वर, दूसरा व्यंजन और तीसरा अयोगवाह। क्योंकि अयोगवाह जो होते हैं, नाम ही क्लियर है, अयोगवाह। ए का मतलब यहाँ पर होता है नहीं, योग का मतलब होता है जोड़ना, और वाह का मतलब होता है साथ। तो ये खुद ही कह रहा है कि नहीं जोड़ना साथ। अंग और अह को हम ना तो स्वर में जोड़ेंगे और ना ही व्यंजन में जोड़ेंगे, ठीक है। अगर आपसे पूछे स्वरों की संख्या कितनी है, तो दोस्तों 11 है, स्वर पढ़ेंगे। और अगर पूछे अयोगवाह वर्णों को मिलाकर स्वरों की संख्या कितनी है, तो 11 + 2 13। आया हुआ प्रश्न ये भी। तो फिलहाल देखते हैं, वर्ण भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, सबसे छोटी लिखित इकाई है, ये ध्यान रखना। और वर्ण के भेद हैं दो, स्वर और व्यंजन। वर्ण के कुल भेद हैं 3, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। तो दोस्तों आज का जो ये पेज है, ये जो बोर्ड पे मैंने रिटर्न किया है, ये पूरा याद होना चाहिए। एक प्रश्न यहाँ से हर बार कंपटीशन में आता है। फिलहाल देख लीजिए, हिंदी एक भाषा विषय है, प्रत्येक भाषा विषय को साहित्य कहा जाता है, ठीक है। भर्तृ ने साहित्य के संदर्भ में कहा है कि साहित्य संगीत कला विहीन योन ना विहंते पुच्छ विहणी पशु। अर्थात जिस व्यक्ति के जीवन में साहित्य नहीं है, संगीत नहीं है, कला नहीं है, वह बिना पूंछ का पशु है। साहित्य का योगदान बहुत ज़्यादा है अपने ज़िंदगी में, तो खुशकिस्मत है हम कि हमारी ज़िंदगी में साहित्य है। फिर साहित्य के नियमों का संग्रह कहलाता है व्याकरण। साहित्य के नियमों का संग्रह क्या कहलाता है, व्याकरण। और उस व्याकरण को बनाने वाला कहलाता है दोस्तों वैयाकरण, ठीक है। पहले वैयाकरणविद का नाम है पाणिनि। पाणिनि की पुस्तक का नाम है अष्टाध्यायी। मैंने बताया था बहुब्रीहि समास से, बताऊंगा आगे बहुब्रीहि समास। अब पाणिनि जी कहते हैं भाषा के संदर्भ में भाष्यते इति भाषा, के अर्थात जो कहा जाए वह भाषा है। किंतु इस परिभाषा को और अधिक स्पष्ट किया है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने। एक बात ध्यान रखना कि एक बार एग्जाम में आया था कि मनुष्य अपने विचारों का संप्रेषण करता है, कथन किसका है। ऑप्शंस में था पंडित भोलानाथ तिवारी, गलत है दोस्तों, ये डॉक्टर है। फिर दूसरा था डॉक्टर भोलानाथ भंडारी, तो भंडारी भी नहीं है, ये तिवारी है दोस्तों। इसका मतलब इसके जो सरनेम है तिवारी, ये भी इंपॉर्टेंट है, और इसकी जो उपाधि है वो भी इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। मनुष्य अपने विचारों का संप्रेषण करता है, वह किसने कहा, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। फिर भाषा की जो सबसे पहली इकाई आती है वह है वर्ण। भाषा की सबसे पहली और छोटी लिखित इकाई कौन सी दोस्तों, वर्ण होती है। वर्ण के बाद शब्द है, शब्द के बाद वाक्य है, वाक्य के बाद पदबंध है, वो आगे की बात है। वर्ण, अब वर्ण भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है, ठीक है। आप एक वर्ण बोलिए कै, तो इसमें से स्वर भी आ रहा है और व्यंजन भी आ रहा है। तो कहने का तात्पर्य वर्ण के भेद पूछे तो दो हैं दोस्तों, पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। फिर तीसरा है अयोगवाह, अंग और अह। अंग और अह, ये अंग में ए भी दिखाई दे रहा है और ग की आवाज आ रही है व्यंजन, तो ये ना तो स्वर है ना व्यंजन है। इसलिए वर्ण के भेद पूछे तो दो, पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। वर्ण के कुल भेद पूछे तो तीन, पहला स्वर, दूसरा व्यंजन, तीसरा अयोगवाह। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले स्वर को।
देखो दोस्तों, स्वर क्या है, ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। स्वर से रिलेटेड प्रश्न आए हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। तो स्वर क्या है इसके बारे में समझते हैं। अगर आप आगे चलकर पढ़ोगे तो यण संधि आएगी, और यण संधि में स्वर के टुकड़े होते हैं सु प्लस अर स्वर। और आप भी जानते हो स्वर किसे कहते हैं, ए आ ई उ ऊ ए ऐ। मुझे आज भी याद है कि मैं एक बार केवीएस के म्यूजिक से इंटरव्यू देने गया था, तो हिंदी पढ़ाता हूँ इसलिए मुझसे पूछा गया था, मैं भूल गया था इंटरव्यू म्यूजिक का है। मुझसे पूछा था स्वर कितने होते हैं, तो भाई संगीत के हिसाब से बोलना चाहिए, जब संगीत का इंटरव्यू तो मुझे बोलना चाहिए कि 7 होना चाहिए, सारे का मैं पता नहीं, लेकिन मैं गलती से कितने भूल गया, स्वर 11 है। वो तो हिंदी में है दोस्तों। अब सुनो, स्वर क्या है, ए आ ई ई, इन्हें स्वर क्यों कहा है, टुकड़े करके देखते हैं। स्वर के 2 वर्ड हुए हैं सु प्लस अर। जैसे वो नहीं होता क्या, अधि प्लस आपक अध्यापक, अति प्लस आचार अत्याचार, सेम उसी प्रकार ऋण संधि है सु प्लस अर। देखो सु का मतलब यहाँ पर होता है एक उपसर्ग है, अच्छा या अच्छी। अर का मतलब होता है निकलना, निकलना। अब हमारे मुख से कुछ ध्वनियां अच्छी तरह से बाहर निकलती हैं, ए आ ई, और मुख के अंदर 5 मुख अवयव हैं। यहां से हमारा यूं लगा लो स्टार्ट हुआ है। वो कौन कौन से हैं, कंठ, तालु, मूर्धा, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। तनिक ध्यान से सुनना दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट मूर्धा भी है तो दंत भी, सारे इंपॉर्टेंट है। इनको समझिए, ईश्वर ने हमारे मुख के अंदर कुछ ऐसा सिस्टम सेट किया है कि जिनसे हम आवाज निकालते हैं। आप बचपन में जब कभी खेलते थे तो 2 ठीकरों के बीच पीपल का पत्ता लगा पी नहीं बजाते पत्ती, गांव में जब खेलते थे तो जो होठ, वो 2 ठिक्कर होते थे वो तो होठ बनते थे, और पत्ती जो होती थी जीभ बनती थी। भगवान ने हमारे मुख के अंदर ये सिस्टम सेट किया है। कंठ सुनो किसे कहते हैं, कंठ। हमारे अंदर एक कागला है, आप जब मुंह पाड़ोगे, मुंह को थोड़ा खोलोगे तो उसके अंदर एक छोटा सा तंतु नजर आएगा दोस्तों, वो है कंठ, ये ध्यान रखना, ठीक है। तालु की अगर बात करें तो हमारे मुख के यहाँ के अंदर, यहाँ कुछ दांत, ये दांत है ऊपर के, सॉरी ये कंठ हो गया कागला, और ये जो ये है ना, ये अंदर है गड्ढा गड्ढा सा, या फिर हम ये कह सकते हैं इसमें डालडा घी के लड्डू चिपकते हैं, वो तालु है। चॉकलेट भी चिपकती, कभी गर्म चाय से जल जाते हैं तो वहाँ पपड़ी सी आ जाती है, तो वो तालु है दोस्तों। मूर्धा की अगर हम बात करें तो ये ऊपर के दांत हैं, ये इनके अंदर यहाँ कुछ आपको गड्ढा गड्ढा से दाना दाना से नजर आएगा, ऐसे जी फिर के देखो, वो मूर्धा है। दंत बताने की आवश्यकता नहीं है, क्लियर है, ठीक है। ओष्ठ जिन्हें हम होठ कहते हैं, ये हो गए ओष्ठ, ऊपर नीचे दोनों होते हैं। वैसे नीचे वाले होठ को हम अधर कहते हैं, क्योंकि मीराबाई ने कहा है कि मुरली अधर विराजत, ये मुरली अधर नीचे वाले होठ पर विराजत, अधर विराजत यानी नीचे वाले होठ पर, ये नहीं ऊपर वाले होठ पर नहीं होता है। तो ये ध्यान रखना दोस्तों। इसको एक डायग्राम के जरिए समझते हैं। मैं एक मुख बना रहा हूं ऐसे, तो ये तो हो गए दांत, थोड़ा ज्यादा बाहर आ गए, तो ये हमारे यहाँ पर जो कागला कागला सा लटक रहा है, वैसे इसे कंठ को काकल भी कहते हैं, तो इसको तो मैंने बोल दिया क्या, कंठ। और ये जो गड्ढा गड्ढा सा है, ये जिसमें लड्डू चिपकते हैं, वो हो गया तालु। मूर्धा किसे कहते हैं, मोस्ट है, ऊपर के दांत के अंदर, यहाँ मसूड़ों के ऊपर यहाँ कुछ दाने दाने हैं अंदर साइड, उन दानों दानों क्या कहा जाता है दोस्तों, मूर्धा। ये क्या हो गए, दंत। और इन दांतों के ऊपर ढकने का जो कवर आता है, ये रहा। वैसे इनको रद छद भी बोलते हैं, होठ को कहते हैं रद माने दांत, छद माने ढकना, तो दांतों को ढकना क्या कहलाता है, होठ। तो ये जो कवर है इन्हें कहते हैं अपन ओष्ठ। प्रश्न कभी भी कैसा भी आ सकता है, अगर वो पूछे उच्चारण स्थलों को क्रम से जमाइए, तो क्रम दिया है कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ये ओष्ठ। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। उल्टा चले तो ओष्ठ, दंत, मूर्धा, तालु, कंठ। कई बार बच्चे सोचते हैं सर क्रम से याद करना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। ईश्वर ने हमारे चेहरे पे जो सिस्टम दिया है, आंख, नाक, मुंह, ये सब क्रम से ही तो है, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो पहले आंखों से देखते हैं, फिर नाक से सूंघते हैं, फिर खाते हैं। अगर ये आंख यहाँ होती, नाक यहाँ होती, मुंह यहाँ होता, तो पहले ऐसे थोड़ी देख सूंघ और फिर खा, नहीं, उल्टा वो सीधा नहीं चलता है, क्रम से। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। अब बात करते हैं स्वर की परिभाषा की, जो कि 3rd ग्रेड 2013 जिला अलवर से आई है और काफी एग्जामों में आई है। स्वर किसे कहते हैं, अच्छी तरह से निकलना, वे ध्वनियां, वे आवाज जो हमारे मुख से
अच्छी तरह से बाहर निकलती है बिना किसी उच्चारण स्थल को स्पर्श किए। किसी को स्पर्श नहीं करते हैं। परिभाषा सुन लो, वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय कोई भी मुख अवयव जब आपस में स्पर्श नहीं करते हैं और ध्वनि निर्बाध रूप से अच्छी तरह से सीधी बाहर निकल जाती है, उन्हें कहते हैं स्वर। किसी को टच नहीं करेगी। कैसे? मेरा कोई भी मुख तालु टच नहीं करेगा। ए, आ, ई, ऊ, ए, ऐ। क्या होठ दांत कुछ भिड़े आपस में? नहीं भिड़े ना। तो स्वर किसे कहते हैं? वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय ये मुख अवयव आपस में स्पर्श ना करें और ध्वनि जब निर्बाध रूप से बाहर निकलती है दोस्तों, उसे कहते हैं स्वर। ठीक है? कैसे? अगर हम किसी छोटे बच्चे को चोंट का भरते हैं तो आ या फिर ई ऐसे तो करते हैं। कभी आपने देखा क्या ऐसे करा कि चे, पे, टे? ऐसे नहीं करता है। स्वर किसे कहते हैं? वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय ध्वनि निर्बाध रूप से जब मुख से सीधी बाहर निकलती है, उन्हें कहते हैं स्वर। देखो दोस्तों, वैसे तो मैंने अपने इन नोट्सों की पीडीएफ बना रखी है। जो छात्र कमेंट्स बॉक्स में अपने नंबर डालेगा, व्हाट्सएप नंबर या जैसे भी आप सुविधा चाहें, जिनके पास सुविधा नहीं है फोन करके बात कर सकते हैं। उनका क्या करना है, तो उनके पास फ्री निःशुल्क हिंदी की थ्योरी जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो पूरा ऐसे कैसे लिखा मिल जाएगा। लिखने की भी आवश्यकता नहीं, आप सुनते रहो। लिखा लिखाया मिल जाएगा, प्लस में उन्हें पीडीएफ में थ्योरी और एक्सरसाइज दोनों व्हाट्सएप पे सेंड कर जाएंगे। डोंट वरी, इस बात की टेंशन मत लीजिए। लिखने का तो बिल्कुल टेंशन ना लें। रीट में हिंदी के 30 प्रश्न आते हैं, पटवारी में 8-10 के आसपास आएंगे, हाईकोर्ट एलडीसी में भी आएंगे 30 प्रश्न 50 प्रश्न। तो आप उन प्रश्नों की संख्या मत लो, आप तो अपने टॉपिकों को देखो कि ये हमारे टॉपिक पे पढ़ते रहो। मैं तो कंप्लीट ग्रामर कराऊंगा शुरू से लेके लास्ट तक, चाहे वो ऐसा ही हो, चाहे डी ट्रिपल एस भी, चाहे सेकंड ग्रेड, कोई सा भी हो, टॉप लेवल पे लेके। अब जिसको जिस लेवल से समझना है वो उस लेवल समझिए। क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। बस तुम तो लिखने पे ज्यादा, पहले सुनने पे ध्यान दो। स्वर वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय कोई भी मुख अवयव जब निर्बाध रूप से मुख से कोई भी मुख अवयव जब आपस में स्पर्श ना करे और ध्वनि जब निर्बाध रूप से बिना बाधा के सीधे मुख से बाहर आती है, वो कहलाते हैं स्वर। और आपसे कई बार ये पूछा गया है कि स्वरों की संख्या कितनी है। तो आइए दोस्तों, स्वरों की संख्या हिंदी में 11 है। इनके क्रम लिख लेते हैं। आपने सुना होगा, मेरे साथ साथ बोलिए। ए से अनार, आ से आम, छोटी ई से इमली, बड़ी ई से ईंख, छोटा ऊ से उल्लू, बड़ा ऊ से ऊन, ऋ से ऋषि। ये है स्वर। ए से एडी, आई से ऐनक, ओ से ओखली और औ से औरत। इनके ऊपर क्रम डालते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। एक बात ध्यान रखना दोस्तों, ये है हमारे 11 स्वर। ठीक है? फिर से देखो, वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुख अवयव स्पर्श ना करे। ए, आ, ई, ऊ, री जब आप बोलोगे तो आपकी जो जीभ है ये मूर्धा को टच करती है। री मूर्धा को टच करेगी। तो ये ध्यान रखना। एक विद्वान ने यहाँ पर प्रश्न उठाया कि सर, हिंदी की जो संस्था है वो है राजभाषा आयोग। 7 जून 1955 को इसका निर्माण हुआ। ठीक है? और दिल्ली में इसका निर्माण हुआ, जिसके पहले अध्यक्ष थे बाल गंगाधर खेर। तिलक नहीं दोस्तों, खेर। तो इसमें ये नियम बनाया गया अनुच्छेद 350 के तहत कि हिंदी भाषा का सुधार किया जाएगा, हिंदी में आई हुई समस्याओं को दूर किया जाएगा। तो ये एक समस्या है। री का उच्चारण करते समय जीभ मूर्धा को टच करती है। तो नियम के अनुसार तो भाई जो स्पर्श करे वो स्वर नहीं होते, स्पर्श ना करें वो स्वर होते हैं। ए, आ, ई कोई स्पर्श नहीं कर रहा। तो उन्होंने कहा री को स्वर से बाहर करो। अब आप बताइए, अगर री को बाहर कर दिया तो री स्वर बाहर हो गया, तो कितने शब्द हिंदी से बाहर हो जाएंगे। जैसे कै में री लग रहा है क्री, जब तो बना कृष्ण। खुद पै में री लग रहा है प्रीथा, री से ऋतु। अगर री बाहर हो गया तो हिंदी में आए हुए री से संबंधित करोड़ों शब्द बाहर हो जाएंगे। तो क्या यह संभव है कि री को बाहर किया जाए? नहीं। लेकिन फिर भी री को, अब सीधी सी बात है, री के अंदर कुछ तो लिखना पड़ेगा। तो उन्होंने ये कहा कि आप इन्हें अशुद्ध स्वर मान सकते हो, कि एक अकेले री को क्या माना है? अशुद्ध स्वर। ठीक है? अब जैसे ही ये बात हुई कि री को अशुद्ध स्वर मानो, तो हमारे हिंदुस्तान में तो काफी विद्वान हैं, उन्होंने कहा री से तो हमारा पहला वेद है ऋग्वेद। री से बन रहा है फर्स्ट वेद, श्रुति ही पहला ऋग्वेद है। तो उन्होंने कहा आप हमारे वेदों को अशुद्ध मानते हो,
री को अशुद्ध है तो ऋग्वेद भी अशुद्ध है। तब उन्होंने कहा कि भाई मैंने अशुद्ध नहीं कहा, मैंने विशुद्ध कहा है। उन्होंने अपने वक्तव्य को चेंज किया, अशुद्ध नहीं कहा, उन्होंने क्या कहा है, विशुद्ध कहा। चाहे अशुद्ध कहे चाहे विशुद्ध कहे, लेकिन है तो वो री ही, इतना ध्यान रखना। अब एक बार एक एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, देखो एग्जाम के सन 1 आपको आप एग्जाम रिव्यू में देख लेना, 100% मिल जाएंगे कि शुद्ध स्वरों की संख्या कितनी है। शुद्ध स्वरों की संख्या, जब ये अशुद्ध हो गया तो ऑटोमेटिकली 11 में से 1 गया तो कितने बचे, 10। शुद्ध स्वरों की संख्या। 3rd ग्रेड 2013 जिला पाली से यही प्रश्न है कि विशुद्ध स्वर कौन सा है, री। कोई दिक्कत, ये अशुद्ध भी है या फिर इसे विशुद्ध भी कहो। प्रश्न है शुद्ध स्वरों की संख्या कितनी है, 10, री को छोड़कर। अगर अब इनकी मात्राओं का ओरिजिन देख लेते, स्वरों से रिलेटेड में सारे प्रश्न आपको कराऊंगा, ऐसी बात नहीं। अभी देखो ए की कोई मात्रा नहीं होती, ए की कोई मात्रा नहीं होती है। अगर हम आ की मात्रा बनाए, देखो दोस्तों अगर मैं इसे मिटा देता हूं तो आ की मात्रा कुछ ऐसे आ गई, ठीक है। जैसे मैं कै में आ की मात्रा लगाऊं तो ये आ गई काम। छोटे ई की मात्रा पीछे से लगती है, बड़े ई की मात्रा इधर से लगती है। जैसे दिन तो छोटी मात्रा और दीन बड़ी मात्रा, क्लियर है। अगर ये छोटा ऊ है दोस्तों तो इसे मिटा दो, कुल ये हो गया छोटा ऊ, और ये है बड़ा ऊ, ये तो हम इसे अगर मिटा देते तो ये बन जाता है कूल, तो ये हो गया बड़ा ऊ, ठीक है दोस्तों। अब री की बात करते हैं, ये है री। अगर मैं इसे मिटा देता हूं तो रे की मात्रा ऐसे लगती है क्री, कृष्ण। कुछ लोग इसे कृष्ण बोलते हैं, कृष्ण नहीं है, ये क्री, री, री कृष्ण है, तो ये हो गई री की मात्रा। ये है ए, ये वाला। अगर मैं इसे मिटा देता हूं दोस्तों तो ए की मात्रा हमेशा एक चोटी लगती है, जैसे गणेश, तो ये हो गया ए। दोस्तों ये है, सॉरी ये है आई, तो मैं अगर इसे मिटा देता हूं तो चोटी अब कितनी बार हो गई, 2, जैसे सदैव, ये हो गई 2 चोटी। ये है ओ, इसको हटाओ, ये ओ की मात्रा। ये है औ, इसे हटाओ, ये हो गई औ की मात्रा। तो ये ध्यान रखना, सबकी मात्राओं का जो सिस्टम है आपको याद होना चाहिए, खास तौर से री का। री की मात्रा ऐसे लगती है क्योंकि हर आधे वर्ण में जब ये जुड़ जाते हैं, मान लो कै में मुझे आ जोड़ना है तो ये का, छोटी ई जोड़नी है तो की, बड़ी की, छोटा कू, बड़ा कू, री, के, कई, को और ये कऊ। तो सभी मात्राओं का डिजाइन याद रखना है, खास तौर से री का। मैं फिर से कह रहा हूं, री की मात्रा कैसे लगती है, ऐसे नीचे। और किस स्वर की कोई मात्रा नहीं होती, ए की कोई मात्रा नहीं होती। अब यहां से हमारे अच्छे अच्छे प्रश्नों का जन्म होता है दोस्तों। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं आपसे पूछूं मात्राओं की संख्या, मात्राओं की संख्या, तो मात्राओं की संख्या कितनी है दोस्तों, सीधी सीधी से आंसर बताओ। ए की मात्रा नहीं है, कितनी, 10, किसको छोड़कर, ए को छोड़कर, ए को छोड़कर। अगर मैं पूछूं शुद्ध स्वरों की संख्या, शुद्ध स्वरों की संख्या, तो भी 100% आंसर आएगा 10, किसको छोड़कर, लेकिन अब की बार कारण अलग है, री को छोड़कर। अगर मेरा मानना है कि अगर क्वेश्चन में इंटरव्यू में रखा जाए शुद्ध स्वरों की संख्या किसे कहते हैं, तो छात्र बता देंगे री, लेकिन किसे छोड़कर, ये इंपॉर्टेंट है, री को छोड़कर। अब 11, ये बाकी जो 11 है, इनके जो क्वेश्चन होंगे वो कैसे होंगे। अगर वो आपसे पूछता है कि हिंदी में स्वर कितने हैं दोस्तों, हिंदी में पूछे, हिंदी की लिपि कौन सी है, देवनागरी, देवनागरी लिपि में स्वर कितने हैं, या देवनागरी लिपि के अलावा वो बोल दे हमारी वर्णमाला में स्वर कितने हैं, वर्णमाला के अलावा वो हमसे बोल दे हमारी संस्था है राजभाषा आयोग, राजभाषा आयोग के अनुसार कितने हैं, राजभाषा आयोग के अनुसार स्वर कितने हैं, तो भी 11। अगर वो पूछे हिंदी में कुल स्वर कितने हैं, हिंदी में कुल पूछे, स्वर की जगह ना पूछे कुल स्वर पूछे, तो भी दोस्तों इन सभी, और एक और है हिंदी मानक हिंदी, हमारी जो हिंदी है परिष्कृत रूप क्या कहलाता है, मानक हिंदी, इन सभी का जवाब दोस्तों 11 होगा। अलवर जिले से, दौसा जिले से, ये मानक हिंदी नागौर जिले से, अलग अलग जिले से पहले जिले वाइज एग्जाम होते थे, तो उनके आधार पर ऐसे प्रश्न पूछेंगे जिनका उत्तर क्या है दोस्तों 11। इंग्लिश में 5, संस्कृत में 13, संगीत में 7, हिंदी में 11। तो ये स्वर से रिलेटेड जो हमारे प्रश्न थे, जब मैं आप इनको कंप्लीट करा दूंगा, स्वर, व्यंजन और अयोग, वह, अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण,
उसके बाद में आपसे 100 क्वेश्चनों का सीरीज यहाँ पर कंटिन्यू रहेगा मेरे पास। 100 क्वेश्चन मैं लिखता जाऊंगा, बताता जाऊंगा। आपको 100 में से कितने प्रश्न आते हैं, ये मेरा दावा है कि इनसे पढ़ाए हुए से बाहर ना तो कोई प्रश्न आएगा और ना ही मैं जाने दूंगा, बशर्ते आपको वो 100 क्वेश्चनों को संभाल के रखना है। जब मैं आऊंगा राउंड पर, तब तक तो ईश्वर ने चाहा तो हम लाइव आ जाएंगे, 1000 कमेंट्स आ जाएंगे, क्योंकि 1000 सब्सक्राइब होने के बाद हम लाइव आ जाते हैं, फिर 100 क्वेश्चनों का जवाब हम लाइव देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा ध्यान रखना कि जब मैं 100 क्वेश्चन पूछूंगा तो कंटिन्यू आंसर आने चाहिए। अपन यही करेंगे, हर टॉपिक फिनिश हुआ क्वेश्चन, हर और 100-150 प्रश्न, 5-7 प्रश्नों से कोई मतलब नहीं है। वीडियो चाहे 1 घंटे 1.5 घंटे चल जाए, लाइव चैट में चाहे 5 आए चाहे 5000 आए, उससे कोई दिक्कत नहीं। हर किसी के सवालों का जवाब उत्तर को मद्देनजर रखते हुए पढ़ने के लिए भी बंदे रख दी जाएंगे, उसने ये रखा है इसने ये रखा है। फिलहाल मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, पूरा ध्यान से सुनो, ठीक है। तो स्वर वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय कोई भी उच्चारण स्थल जब आपस में स्पर्श ना करें और ध्वनि जब निर्बाध रूप से मुख से बाहर हो जाती है, उन्हें कहते हैं स्वर। और उच्चारण स्थल कितने हैं दोस्तों? 5, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। इसके बाद मैंने ये भी कहा है कि एक ही कोई मात्रा नहीं होती, मात्राओं की संख्या 10, शुद्ध स्वरों की संख्या 10, क्योंकि री अशुद्ध है। और ये ध्यान रखना, इसका जो उच्चारण स्थल है वो है मूर्धा। री का जो उच्चारण स्थल क्या है वो है मूर्धा। अच्छा जी, हिंदी का हो चाहे देवनागरी का हो, वर्णमाला का हो चाहे राजभाषा का हो, चाहे हिंदी का हो चाहे मानक हिंदी का हो, इनमें स्वरों की संख्या पूछी जाए तो कितनी है? 11। अब री के बारे में जो कथन है हम उनको थोड़ा सा ध्यान में सुनते हैं। री के बारे में तो ये तो मैं कह ही सकता हूं कि अशुद्ध स्वर कह लो, चाहे इन्हें विशुद्ध स्वर कह लो, या फिर इन्हें मूर्धन्य स्वर कह लो, या मैं ये भी कह सकता हूं कि एकमात्र स्वर है जो उच्चारण की दृष्टि से, जब हम इन्हें बोलते हैं उच्चारण की दृष्टि से, तो री क्या है? व्यंजन है। उच्चारण की दृष्टि से क्या है दोस्तों? व्यंजन है। लेकिन अगर मैं लिखूं तो लिखावट की दृष्टि से, लिखावट की दृष्टि से ये क्या है दोस्तों? स्वर है। उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन है और लिखावट की दृष्टि से स्वर है। देखो, एक टॉपिक आता है शब्दकोश, हम उस टॉपिक को बिल्कुल जस्ट हट के बनाते हैं, ठीक है। चलो इसमें ऐड करते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा दिल, थोड़ा वीडियो थोड़ा बड़ा होगा। अब री के बारे में मैं ये कह सकता हूं कि ये वर्णमाला में 7वें स्थान पर है। क्या ये है वर्णमाला में 7वें स्थान पर? 7वां स्थान, बिल्कुल 7वें नंबर पर है। और मैं ये कह सकता हूं कि री एक तत्सम स्वर है। तत्सम स्वर का मतलब जिसमें भी री आ जाए, चाहे वो मात्रा के रूप में चाहे वो मूल रूप में, जिसमें भी री आ जाए वह 100% शब्द कैसा होता है? तत्सम। राजस्थान ऐसा ही और पटवार में तत्सम तद्भव का बहुत बड़ा महत्व है, तो ये ध्यान रखना, जिसमें भी री आ जाए वे सारे शब्द क्या कहलाएंगे? तत्सम। अब इससे रिलेटेड एक वर्ड है शब्दकोश में री का स्थान नवा। शब्दकोश में री का स्थान जो दोस्तों वो है वो नवा है। अब देखो शब्दकोश क्या है, इस लाइन को समझते हैं, क्योंकि शब्दकोश साथ साथ चलता रहेगा। थोड़ा सा ध्यान दे तो दे, नहीं तो शब्दकोश को मैं अलग से भी पढ़ाऊंगा, लेकिन फिर भी शुरुआत से ही अच्छा लगता है। हमारे जो नाम होते हैं, सबसे पहले हिंदी डिक्शनरी में ए का मिलेगा, अजय, फिर आ से कोई आजम खान, फिर इस्लाम, जो भी नाम है इनसे ही मिलते हैं, ए आ ई। फिर इसके बाद कै का नाम आएगा, फिर खे का नाम आएगा, फिर गै का नाम आएगा, ये कमलेश, फिर खरगोश या गीता, जो भी नाम है क्रम वाइज आएंगे। लेकिन ये ध्यान रखना कि हिंदी डिक्शनरी में इनसे पहले भी 2 नाम आते हैं, एक तो अंग का आएगा और एक अह का आएगा। अंगद, अंग से क्या होगा? अंगद। ये है अयोगवाह। आपको मैंने बताया था कि जो ना स्वर है ना ही व्यंजन। शब्दकोश का जो स्टार्ट होता है दोस्तों वो अंग से होता है, पहला नाम अंग फिर अह, इसीलिए 2 पहले आ गए। तो शब्दकोश में अब री का स्थान कौन सा हो गया? नवा। यहाँ से स्टार्ट करेंगे डिक्शनरी को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर आपसे पूछे वर्णमाला में, तो वर्णमाला बच्चों को पढ़ाना शुरू करते हैं यहाँ से, शब्दकोश में आता है यहाँ से। और जब शब्दकोश में यहाँ से क्यों स्टार्ट करते हैं, इसका जो रीजन होगा वो मैं आपको शब्दकोश का टॉपिक में बताऊंगा। फिलहाल ये ध्यान रखना, री का स्थान नवा है। ये हमारे स्वर से रिलेटेड कुछ बातें हैं। अभी स्वर से रिलेटेड और भी बातें हैं, तो वो होगा स्वरों का वर्गीकरण। 5 आधार पर किया गया है
तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे स्वरों के वर्गीकरण के साथ। ये याद रखना दोस्तों, स्वरों के वर्गीकरण का जो वीडियो होगा वो कंप्लीट 40 से 50 मिनट का होगा और पूरा ही महत्वपूर्ण है। किसी भी प्रकार से कोई अवकाश या छुट्टी ना करें या फिर उनके ढील ना बरतें, उनको देखना जरूरी है। जिसने स्वरों का वर्गीकरण देख लिया उसका हिंदी का स्वर बहुत ही शानदार होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, ताकि हम 100 क्वेश्चन जो क्वेश्चन सीरीज है वो लाइव में चलाएंगे। पढ़ाई तो चाहे आप यूट्यूब पे भी कर लो चाहे लाइव कर लो, लेकिन वो ज़रूरी है। चैनल का नाम है नफीज खान 1 2 3 4, NAFEEZKHAN 1 2 3 4। मोबाइल नंबर 8058310202। आप किसी भी प्रकार के प्रश्न इन नंबरों पर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।